कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तब समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो चीज कभी भारत में हो रही थी तो वो सही लग रही थी स्वीडन को, पर अब वही स्वीडन बुरा फंसा है और स्वीडन पे टूट पड़े हैं मुस्लिम देश। तो वहीं इन सब के बीच भारत के पुराने दोस्त देश ईरान ने भारत को थैंक यू क्यों बोला है, जानेंगे इतने सालों बाद आखिर ईरान और भारत में ऐसा क्या हो गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्वीडन एक ऐसा देश जो इस वक्त नाटो में जाने के लिए बहुत ज्यादा उछल रहा था, लेकिन समस्या ये है कि स्वीडन अब खुद के घर की परेशानी में उलझ गया है। भारत में जब कश्मीर में कोई एक्शन होता था, खास तौर पर जब पत्थरबाज निकलते थे और पत्थरों की बारिश कर देते थे आर्मी के ऊपर, तो ऐसे उपद्रवियों को कसने के लिए आंसू गैस का सहारा लिया जाता था या फिर लाठीचार्ज का सहारा लिया जाता था। तो पश्चिमी देश बड़ा भारत का बुराई करते थे, उनमें से एक था स्वीडन भी। स्वीडन ये कहता था कि भारत को कश्मीर के लोगों का सम्मान करना चाहिए और कश्मीर के मत के अनुसार काम करना चाहिए। दूर बैठकर ये सब कुछ बोलना बहुत आसान लगता था, लेकिन अब स्वीडन के अंदर ही अब कमाल दिखने लगा है ऐसे उपद्रवियों का। आपको बता दें, पहले फ्रांस को भी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब फ्रांस को समझ में आया। अब उसके बाद नंबर है स्वीडन का, और स्वीडन के बाद नीदरलैंड इस मामले में कूद गया है। मामला क्या है? तो मामला ये है कि स्वीडन के किसी एक नेता ने कुरान को जला और असर ये हुआ कि दंगे भड़क गए, और ये दंगे इस पैमाने पर भड़के हैं कि ये दंगा छोटा मोटा दंगा नहीं रह गया है। 40-50 लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। और हुआ ये है कि जो पत्थरबाज कश्मीर में देखे जा रहे थे, वही पत्थरबाज स्वीडन में भी देखने को मिले। अब आपको बता दें, ये हालात देखने के बाद समझ में यही आ रहा है कि किस तरीके से ये कट्टरपंथी हर जगह एक ही रूप में दिखलाई देते हैं। तुरंत ये पत्थर उठा लेते हैं, तुरंत ये दंगों के दौर में चले जाते हैं। ये कानून नहीं बल्कि अपना कानून चलाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो कानून का सहारा मत लो, बल्कि खुद से ही कानून बना दो, खुद से ही सजा देने निकल पड़ो, बर्बादी करने निकल पड़ो, तबाही करने निकल पड़ो। आप देखेंगे जो ये पैटर्न है पत्थरबाजी का, ये पैटर्न स्वीडन जैसे एक बड़े विकसित देश में देखने को मिला है, जिसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है वहाँ ऐसे हालात बन सकते हैं। पर अब स्वीडन को वही सब कुछ करना पड़ रहा है जो भारत कश्मीर में करता था। अब स्वीडन यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, यहाँ लोगों की गिरफ्तारियां कर रहा है, नाबालिग बच्चों की भी गिरफ्तारियां कर रहा है, जैसे कि भारत को करना पड़ता था। अब स्वीडन को समझ में आ रहा है कि भारत कश्मीर में ऐसे क्यों करता है, और कई और जगह भी जब दंगे भड़कते हैं तो भारत को ऐसे एक्शन क्यों लेने पड़ते हैं, क्योंकि इन उग्रवादियों के इस तरीके के पैटर्न हैं जो आप हर जगह समान देखेंगे। अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी जो घटना हुई है, वहाँ भी इसी तरीके से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कश्मीर देखिए, वहाँ भी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। फ्रांस देखिए, वहाँ भी वैसा ही शुरू हो जाता है, कट्टर वाला रूप। और अब तो स्वीडन में भी शुरू हो गया, जो कि स्वीडन दुनिया के खुशहाल देशों में माना जाता है। स्वीडन ने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है, न तो प्रथम विश्व युद्ध में, न तो द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन एक बड़ी गलती कर दी है स्वीडन ने, जो गलती फ्रांस ने की है, और वो गलती ये है कि रिफ्यूजियों को अपने घर में शरण दे दिया, और अब यही रिफ्यूजी बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। इसका असर स्वीडन को देखने को मिल रहा है। खैर, स्वीडन के अकल ठिकाने तो आए हैं, लेकिन अब मुस्लिम देश उसके ऊपर टूट पड़े हैं, जिसमें से वो देश भी शामिल है जिसको स्वीडन बड़ा हथियार देता है, और वो देश कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान बड़ी संख्या में स्वीडन से हथियारों को खरीदता है। अब पाकिस्तान भी स्वीडन के खिलाफ बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत गलत हुआ। हालांकि सऊदी अरब भी स्वीडन के खिलाफ बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब के बोलने में लहजा है वो शांति का है। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वहीं तुर्की का लहजा उस लहजे पर भारी पड़ रहा है, वो भी सीधे सीधे स्वीडन को निंदा कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अब धर्म के खेमे में बढ़ रही है, और आने वाले समय में अगर धर्म
युद्ध हो तो कहना जल्दबाजी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह ये रूप अब देखने को मिल रहे हैं। अब जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है ना, उसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा भारत अमेरिका से पंगे पे पंगा ले रहा है। पहले रूस और अब ईरान। दरअसल हुआ क्या था, ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध लगे थे तब अमेरिका में ट्रम्प का शासन था। ट्रम्प और भारत के बीच में कुछ अच्छे कनेक्शन बन रहे थे और इस वजह से ट्रम्प के प्रतिबंधों को मानते हुए भारत ने ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंधों को भी माना और ईरान के साथ अचानक से व्यापार को कम कर दिया। ईरान के साथ भारत का व्यापार ऐसा था कि भारत जितना क्रूड ऑयल खरीदता है उसका 10% अकेला ईरान से खरीदता था। पर अब हालात बदल गए। भारत ने चावल खरीदना भी मना कर दिया और ईरान से न भारत ने और भी कई चीजें खरीदना मना कर दिया और ईरान ने भी बदले में भारत से बासमती चावल खरीदना मना कर दिया, चाय खरीदना मना कर दिया। दोनों देशों के बीच जो दोस्ती थी और ये दोस्ती देखने को मिली थी चाबहार में, वो चाबहार की दोस्ती खत्म होती हुई दिखने लगी। चाबहार पोर्ट दोनों देशों ने बनाया ही था इसलिए ताकि सेंट्रल एशिया में भारत की पहुंच हो सके। हालांकि एक जगह ईरान ने भी थोड़ी धोखेबाजी दिखाई और ये थी फरजाद गैस बी परियोजना, जहां पर ईरान ने जब गैस भंडार मिल गए और इस खोज में भारत की कंपनी ने अच्छा खासा पैसा लगाया था। सब कुछ मिलने के बाद ईरान ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह भारत को निकाल फेंका था और इस परियोजना का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपनी सरकारी एजेंसी को। साफ दिख रहा था कि गैस मिल जाने के बाद अब ये भारत को धोखा दे रहा है। खैर, ईरान और भारत के बीच रिश्ते बहुत कटु होने लगे। यहाँ तक ईरान के राष्ट्रपति ने ये भी कह दिया एक मौके पर कि हमारे दोस्त देशों ने हमें अकेला छोड़ दिया प्रतिबंध के समय। जाहिर सी बात है ईरान का इशारा भारत की तरफ था, पर इस स्थिति का फायदा उठाने लगा चीन क्रूड ऑयल चोरी छिपे मंगाने लगा ईरान से, यहाँ तक कि 400 बिलियन निवेश की बात भी कह गया। मतलब चीन की पकड़ ईरान में बढ़ने लगी। भारत ने इस चीज को देखा, तब भारत को रणनीतिक रूप से जो कूटनीतिक गलती की थी उसका एहसास हुआ है। ऐसे में अब भारत वही गलती दोहराना नहीं चाहता है। जहाँ भारत ने एक तरफ रूस के साथ कच्चे तेल, गैस, साइंटिफिक समझौते, हर ट्रेड को बरकरार रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ईरान के साथ अपने व्यापार को फिर से शुरू कर रहा है और ये व्यापार खास तौर पर कच्चे तेल का होगा, ताकि भारत अपने देश में कच्चे तेल के भंडार को बढ़ा सके और कच्चे तेल को लेकर जो भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को भी कंट्रोल कर सके, ताकि ईरान इससे बेहद खुश है कि एक बार फिर भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू होगा। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने अभी तक प्रतिबंध हटाए नहीं है ईरान से, इसलिए ये डर अभी भी बना हुआ है कि भारत के ऊपर कोई एक्शन तो नहीं होगा। लेकिन भारत अमेरिका से बिना डरे अब दूसरी चुनौती दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अपने हितों को देखकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।